हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 29 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हम्पी विरूपाक्ष टेम्पल। यहाँ पर हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द विरूपाक्ष टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। And second, it was built during the reign of Hoysal Empire. And third, the temple complex includes a notable tall gopuram that serves as an architectural marvel. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इसका संबंध होयसाल एम्पायर से नहीं, विजयनगर एम्पायर से है। आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? बिकॉज अ पोर्शन ऑफ हम्पीज विरूपाक्ष टेम्पल कोलैप्स्ड ड्यू टू हैवी रेन। विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो इट इज इंडीड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा हु इज वर्शिप्ड हियर एज विरूपाक्ष, एंड द टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजयनगर एम्पायर, which was one of the greatest Hindu kingdoms in the South India. The temple complex features a towering gopuram, which is an excellent example of Dravidian architecture and serves as an iconic structure of temple. So विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो ये 7th सेंचुरी में बनाया गया है, सेंट्रल कर्नाटका में स्थित है। इसको पंपाथी भी कहा जाता है। So the Virupaksha temple was built in the Vijayanagar style of architecture and it was built by Lakhan Dandesa, जो कि एक नायक था, under the ruler Devrai II of Vijayanagar Empire. इसके साथ ही हम्पी की बात करें तो हम्पी is located in central Karnataka on the banks of Tungabhadra river, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि 4200 हेक्टेयर की क्षेत्र में फैला हुआ है। 1986 में इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स विच इवेल्युएट्स the impact of extreme weather events is published by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो मौसम की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है वो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक, जर्मन वॉच या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय जर्मन वॉच, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन जर्मनी। And this index analyzes and ranks countries based on the impact of weather-related events such as storms, floods, and heat waves, considering factors like fatalities and economic losses. So the objective is to highlight the need for political and policy measures to address climate vulnerabilities and adapt to the adverse effect of the climate change. अभी हाल ही में इसको जर्मन वॉच ने प्रकाशित किया है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who won India's first ever gold medal at the Asian Championships in Gymnastics? आपसे पूछा जा रहा है, जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, मेघना जी रेड्डी, दीपा कर्माकर, प्रणीति नायक या फिर अरुणा रेड्डी।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में, और वो भी खासकर जिम्नास्टिक में, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। So Deepa Karmakar won India's first ever gold medal at the Asian Championships with a total score of 13.566 in the women's vault final. And the event took place in Tashkent, Uzbekistan on 26th of May this year. So prior to Deepa's gold, Indian gymnasts won 4 bronze medals at the Continental Championship. और गोल्ड जीतने वाली ये पहली व्यक्ति हैं। So Deepa Karmakar is the first Indian female gymnast to compete in the Olympics, achieving a 4th place finish in the women's vault at the Rio 2016. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state topped the list for adding the most transmission lines in financial year 2024 according to the Central Electricity Authority? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे अधिक ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिशन लाइन लिस्ट हुई है, ट्रांसमिशन लाइंस की लिस्ट में जिस राज्य ने टॉप किया है वो है उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं। So Uttar Pradesh has topped the list for adding transmission lines of 1460 circuit kilometer by state transmission utilities in financial year 2024, according to statistics released by the Central Electricity Authority. इसके साथ ही गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो उसका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो है 898 सर्किट किलोमीटर। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन द पॉलिसी मैटर्स एंड फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स। और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 which has been superseded by the section 70 clause 1 of the Electricity Act 2003। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme for 2024 Green Airports Recognition by ACI Asia Pacific and Middle East? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एशियाई एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा 2024 में ग्रीन एयरपोर्ट मान्यता जो है इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस या फिर कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ये थीम रहा है ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन एशियाई एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट का। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसके तहत 3 इंडियन एयरपोर्ट्स को अवार्ड किया गया है सिल्वर कैटेगरी में, जिनमें पहला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अंडर ओवर 35 million passengers per annum category, then Kampagoda Airport under between 15 to 35 million passengers per annum की कैटेगरी में, and then there is चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में स्थित है
ये है अंडर लेस देन 8 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम कैटेगरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत के 3 एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In May 2024, which exercise was conducted by the Defense Cyber Agency in New Delhi? आपसे पूछा जा रहा है मई 2024 में रक्षा साइबर एजेंसी ने किस अभ्यास का आयोजन नई दिल्ली में किया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत शक्ति, दस्तलिक, साइबर भारत या फिर साइबर सुरक्षा। यहाँ पर आपको बताना है कि रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा किस अभ्यास का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इस अभ्यास का नाम है साइबर सुरक्षा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ऑन May 22nd, 2024, the Chief of Defense Staff General Anil Chauhan attended exercise Cyber Suraksha, highlighting the critical importance of enhancing India's cyber defense capabilities. So the exercise was conducted by the Defense Cyber Agency from 20th to 24th of May in New Delhi, aiming to develop the cyber defense capability of all cyber security organizations and also to promote cooperation amongst all stakeholders. तो आप ध्यान रखेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो एक्सरसाइज नई दिल्ली में आयोजित हुई है उसका नाम है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।